हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगी यूपीएससी के सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस में 5 और 6 पेपर यानी कि जो नया भी ऐड हुआ 2022 में, उसके पहले ये नहीं था। इसके पहले ये ऑप्शनल में था, यानी कि 2 इसमें नए पेपर ऐड किए गए हैं। ऑप्शनल को इसका हटा करके 2 पेपर यानी 5 और 6। आज उसके सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रीवियस भी काफ़ी अच्छा खासा इसका यानी कि वेटेज हो, मतलब इस तरीके से नहीं, लेकिन एक स्टेट पीसेस के बेस पे उसका ठीक ठाक वेटेज होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस ईयरली एनुअली पूछे जाते हैं। प्रीवियस मेंस में तो पूरा पेपर ही है, और मेंस में आपने अगर देखा होगा PIQs देखे होंगे तो GS 1 से लेकर के GS 6 तक सब में यानी 4 को छोड़ करके 4 एक्सेप्शन है। यानी एथिक्स तो कोई किसी स्टेट बेस्ड होती नहीं है, तो उसके लिए नहीं। बाकी अगर देखा जाए GS 1 में हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, यूपी यानी कि स्टेट पीसेस यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। GS 2 में भी देखेंगे आप, तो उसमें भी 3 में भी, और 4 तो एक्सेप्शन है, एंड 5 और 6 तो यूपी स्पेशल है ही। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। तो आज के थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेंगे, और हम नेक्स्ट डे हो सकता है तो इसके एनालिसिस करेंगे। 1-2 पेपर, 1 और 2 ईयर का थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं यानी GS पेपर 5 और 6 पे। तो अगर थोड़ा इस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लें मेंस के, तो मेंस में आपने देखा क्या क्या सिलेबस होता है, यानी कि पेपर कितने होते हैं। तो पेपर में बात कर ले, जैसे एक इसमें जनरल हिंदी होती है, उसमें भी लिखना होता है, यानी कि ऑप्शन, यानी कि उसमें मेंस में। उसके साथ हम बात कर ले तो ऐसे भी होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट होता है, जिसमें आपने देखा है कि हिस्ट्री भी पूछी जाती है। हिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री जियोग्राफी, उसके साथ साथ होती है सोसाइटी और उसके साथ साथ जियोग्राफी, ये 3 क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ हम बात कर ले GS पेपर 2, यानी कि इसमें तो पूरा टोटल यानी कि अगर पॉलिटी हो जाती है, उधर थोड़ा सा गवर्नेंस होता है, और गवर्नेंस के साथ साथ उसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। और इसमें भी कुछ जो है उसमें सोशल जस्टिस का चैप्टर है, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यानी कुछ पार्ट सोसाइटीज़ का भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। और यानी GS पेपर 2, इसमें आपको स्पेशल फोकस करना है। GS 1 में भी हिस्ट्री से यानी कि स्टेट यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और उसके साथ साथ बात कर ले तो इसमें भी GS 2 में भी थोड़ा सा यूपी रिलेटेड जो भी स्पेशल वो यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड हो या फिर IR से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो उस पर बात देखना होगा आपको। उसके बाद GS पेपर 3 बात कर लें, यानी इसमें इकोनॉमिक्स होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, और उसके बाद इकोलॉजी होती है, उसके साइंस एंड टेक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक हो जाते हैं, यानी कि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। GS पेपर 2 इकोनॉमिक्स, इसमें भी आपको फोकस करना है। यूपी से रिलेटेड इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कैसे सारी चीज़ें हम जब पेपर और उसका सिलेबस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल हम GS पेपर 5 और 6 पे बात करेंगे। तो GS पेपर 4 तो ये सबका UPSC और स्टेट पीसेस सबका इक्वल ही है। इसका जो एथिक्स होता है और स्टेट पीसेस के जितने भी एथिक्स होते हैं, सबका एथिक्स सेम ही है। क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा थोड़ा सा टफ होता है। यूपीएससी में थोड़ा सा आपने देखा है कि लेवल हाई होता है, उसका थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और डिफरेंस इतना ही होता है। अब GS पेपर 5 की बात कर लें, तो GS पेपर 5 में जो है वो यूपी से रिलेटेड है। तो जिसमें आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी पूछी जाती है। हिस्ट्री यानी यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाती है। जियोग्राफी नहीं पूछी जाती, उसमें बहुत नहीं। हिस्ट्री से रिलेटेड सोसाइटी GS पेपर 5 में हिस्ट्री होती है, सोसाइटी होती है, पॉलिटी होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी यूपी से स्पेशल। और GS पेपर 5 में बात कर ले तो उसमें साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, और उसके साथ साथ यानी इकोलॉजी उसी में आ जाती है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, इतना कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पेपर में बात कर ली। आपको थोड़ा सा कन्फर्म हो गया होगा तो किस तरीके से जो है क्या क्या पढ़ना होता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ा सा हुई होगी। अब थोड़ा सा हम सिलेबस बात कर लेते हैं और सारी चीज़ों के साथ साथ। और थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो कैसे क्या होता है। तो 3 ईयर्स जितने भी पेपर्स होते हैं, यानी कि जो है सबको 3 घंटे आपको 3 आवर्स मिलते हैं लिखने के लिए, जिसमें टोटल मार्क्स होता है 1500 का। तो उसमें देख लीजिए तो कितने जो है पेपर्स होते हैं। 8 पेपर्स होते हैं टोटल।
तो जिसमें आपको जो है इतना क्या क्या कैसे होता है, यानी कितने मार्क्स का होता है, कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे जनरल हिंदी होती है 150 मार्क्स की होती है, इससे भी 150 मार्क्स का होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 700 के शायद 2 ऐसे कुछ ऐसे लिखने होते हैं, कंफर्म नहीं है मुझे, मैं आपको देख के यानी कि हम पेपर के साथ बात करेंगे थोड़ा सा। और इसमें हम बात कर लें तो जो है जनरल स्टडीज़ में बात कर लें तो जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी चीज़ें जो कि आप यूपीएससी में जैसे पढ़ते हैं सेम इसमें भी होता है। इसके दो उसमें 250 मार्क्स का होता है, इसमें 200 मार्क्स का होता है। इसमें 10 क्वेश्चंस यानी कि देखा जाए 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 125 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिसमें 8 मार्क्स मिलते हैं। और 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 वर्ड्स के लिखने होते हैं, जिसमें 12 मार्क्स होते हैं। जो टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन के ये 200 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से GS2 होता है, उसमें भी सेम थिंग होती है। उसके साथ GS3, GS4, GS5, GS6 यानी सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। और हिस्ट्री जो एसए और एसए का पेपर, एथिक्स का पेपर आपका यूपीएससी से सेम ही होता है। थोड़ा सा ये होता है कि यूपीएससी है तो आप जानते हैं सेंट्रल लेवल का है, तो थोड़ा सा इससे तो ब्रॉड होगा ही, इसमें थोड़ा सा नैरो इस तरीके से सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा हाँ पढ़ने में थोड़ा सा यूपी यानी स्टेट पीसेस ईजी होता है दैन दैट ऑफ जो है यूपीएससी। तो हम आगे बात कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा सीसैट के लिए लगा दिया। सीसैट में बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती क्या क्या पूछा जाता है। तो यानी यूपीएससी के सीसैट और स्टेट पीसीएस के सीसैट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 2 चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। एक तो अच्छा 2 ही चीज़ आती है टोटली देखा जाए तो हिस्ट्री, सॉरी 3 वो होता है, जिसमें जो है वो एक मिनट जिसमें जो है यूपीएससी का जो सीसैट होता है उसके सीसैट पे बात करें तो उसमें मैथ्स आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, उसके साथ कॉम्प्रहेंसन, ये तीनों का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो है उसी मैथ्स में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, रीजनिंग में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्रहेंसन में तो कॉम्प्रहेंसन भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन अगर इसके सीसैट की बात कर ले तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका सीसैट इजी होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि इस टाइम यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ सीसैट पूछ रहा है, यानी यूपीएससी के जो सीसैट का पेपर लेवल है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, मॉडरेट नहीं है, सो हम टफ ही कह सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडरेट होता है, यानी कि अगर आप PYQ से सिर्फ इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, अगर आप PYQ से भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम इसके उसमें बात कर ले, जिसमें कि क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस तो आपको हिंदी से ही मिल जाएंगे। तो हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश भी आ जाती है, एलिमेंट्री मैथ, थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन इसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है। और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 के क्वेश्चन के करीब इसमें भी आ जाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप सिर्फ जो है जनरल हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश ठीक ठाक होती है, इंग्लिश पढ़ लेंगे जो है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन भी नहीं आते तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। हिंदी से सॉरी इंग्लिश है एक मिनट, हिंदी के क्वेश्चंस और जो है डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे। थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग और ये इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके इन दोनों को मिला करके वेटेज इसका 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इन दोनों का मिला करके। और उसके साथ हम बात करें थोड़ा सा रीजनिंग कर लेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। और कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश का ही होता है, हिंदी का भी होता है, तो जिसमें आप दोनों का सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी होता है। अगर इंग्लिश आपसे नहीं हो पा रही तो कोई नहीं, आप इंग्लिश को इग्नोर करके भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। अगर सीसैट में सॉल्व नहीं कर पाते तो कोई नहीं, मैथ्स और इंग्लिश को आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें हिंदी और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये जो डिसीजन मेकिंग, ये दोनों अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। और रीजनिंग का थोड़ा सा ईजी ही होता है, अगर रीजनिंग के कुछ क्लासेस आप देख लेंगे, PYQ से ही कर लेंगे तब भी, यानी कि आपका हो जाएगा सीसैट। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे बात कर ली, यानी कि इसमें देख लीजिए कि मल्टीपल वो होते हैं सब्जेक्ट, तो सीसैट में ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्क्स पे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मार्क्स किसका कितना होता है, किसका वेटेज होता है। तो ये तो GS पेपर 1 यानी कि अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, यानी कि प्रीलिम्स का सीसैट पे हमने जो बात कर ली, ये GS पेपर 1 है, इसको GS पेपर 2 कहा जाता है, इसको GS पेपर 1 कहा जाता है। उसमें देखेंगे किसका वेटेज कितना होता है। तो करंट अफेयर 2 यानी 2% होता है,
कल्चर एंड ये हिस्ट्री पूरा रिलेटेड जो है 15% और 6% का हो जाता है। जियोग्राफी 10% का आ जाता है क्वेश्चन में, और उसके इन्वायरमेंट का 12% होता है। साइंस 2% होता है। टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। सिर्फ ये है टेक्नोलॉजी यानी कि ये वाला यानी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा इसमें वेटेज हो जाता है। लेकिन अगर देखेंगे उसके साथ ये इकोनॉमिक्स का जो है करंट अफेयर, यानी सब में करंट अफेयर सबसे रिलेटेड आता है, चाहे पॉलिटी से हो या जो है इसे साइंस, यानी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है क्वेश्चन वो करंट अफेयर तो ईजी रहता है देन दैट ऑफ यूपीएससी। लेकिन करंट अफेयर से जाता है उसका इंटरनेशनल रिलेशन भी इसी से मैक्सिमम बेस्ड होता है। इन्वायरमेंट यानी जो भी जितने भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री में तो कोई करंट अफेयर का वो है नहीं कवरेज, बाकी सब चीज़ों में करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है किसका कितना वेटेज है। तो हम ये सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को भी काफ़ी डिमांडिंग थी कि हमको जीएस पेपर 5 और 6 के लिए थोड़ा सा सिलेबस का एनालिसिस किया जाए, क्योंकि 4 तक तो यानी जीएस पेपर 1 2 3 जो है 4 ये सारी चीज़ें तो आपको जर्नल मिल जाती हैं। तो हम फिर 5 पे बात करते हैं। तो यानी कि देख सकते हैं कि जीएस पेपर 5 है। तो जीएस पेपर 5 आप काफ़ी आपने अगर पढ़ा है, यानी कि अगर जीएस 1 2 3 4 आपने पढ़ रखा है, तो फिर इसमें जीएस पेपर 5 और 6 को ज़्यादा प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ फोकस करना है, यूपी स्पेशल होता है बस, यानी यूपी रिलेटेड होता है पर्सनली इसमें और किसी स्टेट का नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो इसमें आपको फोकस करना है। तो जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में बात करें जैसे हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी, यानी टोटली आपको हिस्ट्री से रिलेटेड देखा जाए। तो हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपको देखना है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में भी यूपी का थोड़ा सा वो देख लेना है, और उसके साथ जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से यूपी का क्या कितना यानी कनेक्शन रहा, क्या सारी चीज़ें। और आर्किटेक्चर ऑफ यूपी, यानी यूपी में जो एंशिएंट टाइम में या जो मिडिवल टाइम में जो हिस्ट्री में जितने भी आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, स्कल्पचर्स जो भी यहाँ पर यानी बना हुआ है, उन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना है कि उनके स्टाइल्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में मेनली फोकस्ड हैं, किस रूरल के द्वारा बनवाए गए। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ब्रॉडली कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस में जो है पूछा जाता है। तो मेंस में पूछा जाएगा तो आपको पता है कि उसमें रिटर्न होता है, तो आपको लिखने पड़ेंगे 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है कि उसमें आप वर्ड्स लिख सकें। तो जैसे इसमें लिखा है सिग्निफिकेंस, यानी कि जो आर्किटेक्चर यूपी में है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। उसके साथ साथ हम बात कर ले तो मेंटेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या कर रही है इनको मेंटेन करने के लिए। और उसके साथ साथ म्यूजियम्स क्या, यानी यूपी में आप पढ़ेंगे तो यूपी में कई सारे म्यूजियम्स भी हैं, उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेंगी। उसके साथ अचीव्स और आर्कियोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, यानी बहुत सारे जो एंशियंट टाइम के जो मतलब खुदाई के बाद बहुत सारे प्लेसेस भी यूपी में मिले, जैसे कि आपको पता होगा कि आलमगीरपुर यूपी में है। तो ये इस तरीके से आर्कियोलॉजी जितने यानी जो साइट्स हैं उनको भी थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा ब्रॉडली, क्योंकि आपको बता दिया मैंने पहले भी कि 125 वर्ड्स लिखने हैं। तो हो सकता है इसे जो है कनेक्ट करके क्वेश्चंस दे दे, तो आप इतना यानी कि ब्रॉडली आपको पढ़ना होगा कि सारी चीज़ों पे 102 या जो है 125 या 200 वर्ड्स पे आ जाए तो आप इजीली लिख पाएँ, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके साथ हम बात कर ले तो फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि बहुत सारे यूपी से भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल यानी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया, यूपी में पार्टिसिपेट किया, यानी सॉरी इंडिया को पूरी तरीके से आज़ाद करवाने में। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा उनको भी आप देखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857, यानी कि रिवोल्ट आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ये मेनली नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था, तो इसलिए यूपी से बहुत ज़्यादा सपोर्टर, यानी यूपी से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है यूपी में, यानी कि उसमें 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की कि यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या सिलेबस में मेनली आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ PYQ देखना है और सिलेबस देखना है, समझ रहे हैं ना। कि सिलेबस आपको ये बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, उस PYQs आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना पढ़ना है, यानी कितना डीपली आता है, कितना बिल्कुल सैलो से आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर लें आगे, तो एमिनेंट पर्सनालिटीज़, यानी कि यूपी में यानी कि जो भी थोड़ा सेलिब्रिटीज़ टाइप्स हैं, जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, उन पे हमको फोकस करना है। तो इसमें कह रहे हैं कि एमिनेंट फ्रीडम ऑफ फाइटर पर्सनालिटीज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी जो हिस्ट्री में भी काफ़ी यानी कि देखा जाए तो
काफ़ी अच्छे यानी कि कंट्रीब्यूटर रहे, यानी सेलिब्रिटी रहे, लीडर्स थे, वो सारी चीज़ें, और जो करंट में भी हैं, यानी करंट के बिल्कुल करंट बेस्ड नहीं, थोड़ा सा जो कि वो हो चुके हैं, यानी कि जिसका आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, उनको भी देखना है। यानी कहीं कहीं होता है ना कि आपको एग्जाम्पल देने में भी ईजी होता है, तो इसलिए आपको मेनली फोकस करना है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल अच्छा देते हैं, उससे बिल्कुल रिलेवेंट एग्जाम्पल देते हैं, तो मार्क्स वो इन्हांस होता है। तो हम आगे बात कर ले तो रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इशूज़ पे बात कर लेते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री की ये टोटली बात हो रही है। तो हिस्ट्री तो मैं बात कर ले तो सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल, फेयर्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी ये सारी चीज़ें आपको यूपी में स्पेशल पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि आपसे बात करें तो यानी ये सारी चीज़ें तो आप अगर पढ़ते हैं, नहीं आपको पता भी होगा, यूपी में बहुत सारे फेयर्स लगते हैं, जैसे कुंभ फेयर आपको पता ही होगा, 25 में भी कितना बड़ा सा लगा था, 225 में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लिटरेचर यूपी में जो है, उसके साथ साथ डांसेज, यानी फोक डांस, जैसे कथक आपने सुना ना, कथक, तो ये डांस यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉडली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और उसके साथ मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड आपको यही करूँगी, GS 1, 2, 3 आपने अच्छे से पढ़ा है तो GS जो है इसके लिए ज़्यादा इशूज़ नहीं होंगे। आपको स्पेशली थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका बैकग्राउंड जब क्लियर होगा तो यूपी स्पेशल पढ़ने में आपको इशूज़ नहीं होंगे। स्पेशली ये आपको पता करना है कि नेशनल लेवल पे ऐसा है, तो आपको इसमें जो है स्पेशली फोकस कर लेना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर इसका स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब पॉलिटिकल सिस्टम पे बात कर लें, यानी वो सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई। अब पॉलिटिकल सिस्टम पे बात कर ले तो यानी गवर्नेंस, यानी कि आपने GS पेपर 2 में जो गवर्नेंस पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी काम आएंगी। आपको थोड़ा सा यूपी से रिलेटेड देखना होगा कि यूपी में ज़्यादा है कि इंटर यानी कि एवरेज है, या फिर नेशनल लेवल पर अच्छा गवर्नेंस है, कैसा, ये सारी चीज़ें। यानी गवर्नर, यानी कि जो ये पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए, गवर्नर का जो रोल होता है उसमें आपने पढ़ा ही है। डिफरेंस ये है कि आपको स्पेशल यूपी से रिलेटेड पढ़ लेना है, यानी गवर्नेंस का ओवरऑल तो रोल आपने पढ़ा, थोड़ा सा हो सकता है अगर डिफरेंस है, पर ये तो डिफरेंस नहीं है, वो तो सेम ही है गवर्नेंस का रोल तो ऐसे ही। लेकिन आपको स्पेशली थोड़ा सा पढ़ना है कि यानी कि कुछ चीज़ें अगर डिफरेंस होती हैं तो वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकें। चीफ मिनिस्टर सेम टाइप आपने उसमें भी पढ़ा है, लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर के अबाउट उसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबलीज, स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें है आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है स्टेट बेस्ड। सपोज दैट कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, सारी चीज़ें तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ हम बात करें तो पब्लिक सर्विसेज, ये भी उसी में आता है। GS पेपर 2 यानी लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी कि उसमें UPSC और स्टेट PCS दोनों पढ़ते हैं ना, SPSC, तो UPSC और इस जो है SPSC आपने उसमें भी पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी अलाउ करती हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें भी है। आपको थोड़ा सा ये यूपी स्पेशल होगा, यानी यूपी बेस्ड होगा। उसके साथ हम बात कर ले तो हाई कोर्ट ऑडिटिंग एडवोकेट जनरल, यानी ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जो है बात कर ले तो उसमें होता है ऑडिटर जनरल और जो है एडवोकेट जनरल, आप दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ऑडिटर जनरल नेशनल लेवल पे होता है, एडवोकेट जनरल ये स्टेट लेवल पे होता है। यानी कि लॉ मिनिस्टर, यानी कि अगर देखा जाए तो स्टेट का सब हाईएस्ट, यानी वो हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर यही होता है, सबसे उच्च, यानी सुप्रीम कह सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात कर ले तो ये हाई कोर्ट, यानी इसमें अभी आपने हाई कोर्ट पढ़ा, सेम थिंग इसमें भी है। आपको डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रयागराज में है, इसकी ब्रांच लखनऊ में है। ये सारी चीज़ें थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी ब्रॉडली, यानी कि अगर आप यूपी स्पेशल, आप सोच सकते हैं कि अगर यूपी स्पेशल का पेपर बनाया गया स्पेशली, तो ये इसमें मार्क्स इन्हांसिंग करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा डीपली पढ़नी पड़ेंगी। ओवरऑल नहीं देखना है उसमें, क्योंकि आपने ओवरऑल स्टेट्स का देखा है, इसमें स्पेशली स्टेट यानी यूपी का देखना है। उसके साथ साथ बात करें इट्स जुरिडिक्शन इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके साथ साथ हम बात कर ले स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी जो स्पेशल स्टेट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आपको देखना है यूपी में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, मैक्सिमम आपको तो पता ही कि हिंदी और उर्दू है, लेकिन आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी ब्रॉडली है। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कितना ईजी कर सकते हैं यूपी स्पेशल को, यानी कि सारी चीज़ें पढ़ने के बाद।
कंसोलिडेटेड फंड यानी कि उसमें भी आपने पढ़ा है, स्टेट से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कंटीजेंसी फंड सेम रोल वही है, सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस ये स्टेट बेस्ड पढ़ना है। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको उसमें आपने टोटल ओवरऑल पार्टीज़ पढ़ी है, इसमें स्टेट यानी यूपी से रिलेटेड पार्टीज़ ही पढ़नी है। उसके साथ बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी यानी कि स्टेट यानी कि इस पर सॉरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आपने उसको पढ़ा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी पढ़ा है, बस स्पेशली है कि इसमें यूपी से रिलेटेड पढ़ना है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा कि आप एंजॉय कर रहे होंगे कि कितना अच्छा है। यानी कि आपको अगर GS1 GS2 GS3 आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको इसमें इशूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि जो है कि क्योंकि सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपको बस आपको इसमें सिर्फ देखना है यूपी से बेस्ड यानी स्पेशल यूपी से रिलेटेड देखना है, बाकी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ऑलरेडी। तो हमने उसमें आपने उसमें देखा ही है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर लेते यानी कि आपने उसमें PRIs पढ़ा होगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ पढ़ा होगा, ULB, और उसके साथ साथ बात कर ले तो PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ULB, तो आपने उसमें भी पढ़ा है। तो इसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मैच करती हुई बस स्पेशली आपको यूपी बेस्ड पढ़ना है। इसमें देखिए क्या गया है कि अर्बन एंड पंचायती राज सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया यानी कि पूरा ओवरऑल आपने देखा है, पूरे यानी कि इंडिया के स्टेट्स का देखा, हर स्टेट का, और इसमें स्पेशली यूपी से देखना है। और उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं यानी कि उनका क्या क्या काम होता है। उसके साथ साथ बात कर ले तो राइट्स रिलेटेड इशूज़ इन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर में प्रदेश में थोड़ा सा राइट्स का क्या क्या इशूज़ है उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और उसके साथ हम बात कर ले तो गुड गवर्नेंस की, यानी कि आपने GS पेपर 2 में पढ़ा है यानी कि गवर्नेंस का जो पूरा टॉपिक पढ़ा तो वो सारी चीज़ें इसमें भी पूरी अच्छे से काम जो है इंक्लूड होंगी। जैसे कि इराडिकेशन ऑफ करप्शन यानी कि क्या क्या उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लाती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी हैं ऑलरेडी। इसमें बस ये डिफरेंस है कि आपको यूपी से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेती है इसके लिए, तो वो आपको फोकस करना पड़ेगा। लोकयुक्ता यानी कि उसमें भी आपने पढ़ा, इसमें भी पढ़ेंगे। सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड रिड्रेसल पॉलिसी इन यूपी, यानी ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी गुड गवर्नेंस में जब गवर्नेंस के टॉपिक में पढ़ रखी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिस आपको यानी कि एक तरीके से करंट से अपडेट होना है यूपी बेस्ड। उसके साथ हम बात कर ले तो लैंड रिफॉर्म पे बात कर ले, इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, यानी ओवरऑल आपने जो है उसमें पढ़ा है क्या क्या इशूज़ थे, सारी चीज़ें अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। तो इसमें बस यूपी से रिलेटेड पढ़ना है कि यूपी में क्या क्या चैलेंजेस हुए, यानी कहाँ कहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ, सारी चीज़ें ओवरऑल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिक्योरिटी इशूज़ इन यूपी, यानी कि उसमें भी आपने जो है इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर पढ़ा है, सारी चीज़ सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ा है। तो इसमें भी उससे रिलेटेड यानी देखा जाए डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज़म लिंकेज, यानी उसमें भी आप एक्सट्रीमिज़म को आपने पढ़ा है। LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, यानी वो सारी चीज़ें तो इसमें भी कवर करते हैं। डिफरेंस ये है कि यूपी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म वाला सिस्टम वो है नहीं, लेकिन सारी चीज़ें आपको पढ़नी तो पड़ेंगी ही। उसके साथ बात कर ले तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, यानी उसमें अपने ओवरऑल इंटरनल यानी कि पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यूपी बेस्ड पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी फोर्सेज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आपने जितनी उसमें पढ़ी आपको स्पेशली देखना है कि यूपी बेस्ड पढ़ना है। तो आपको ने देखा कि कितना अच्छा सिलेबस है, यानी कि आपको स्पेशली इसमें कुछ नहीं आना, बस टोटली आपको देखना है कि यूपी में इसका स्टेटस क्या क्या है, सारी चीज़ें वही हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट पे बात कर लें तो लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस, इसमें बात कर ले तो मैनेजमेंट इशूज़ रिलेटेड टू लॉ एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसमें भी पढ़ते हैं, इसमें स्पेशली पढ़ना है यूपी से रिलेटेड। उसके साथ बात कर ले तो मेडिकल एंड हेल्थ इशूज़, यानी जो सोशल जस्टिस वाला वो उसमें GS पेपर 2 का पार्ट है, इसमें भी आपको कवर करने के लिए मिलेगा। तो इसमें हेल्थ चैलेंजेस, मेडिकल सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें आपको यूपी से रिलेटेड पढ़नी है ओवरऑल इंडिया। तो यानी सारी अगर जो भी इशूज़ हैं, जो भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, सारी चीज़ें ओवरऑल इंडिया में जो पढ़ा यूपी में भी पढ़ा। कुछ चीज़ें हो सकती है एक्सेप्शन है, तो आपको उस पर सेल्फ फोकस करना है। उसके साथ नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेते हैं। ओवरव्यू एंड इशूज़ रिलेटेड टू द स्टेट एजुकेशन सिस्टम इन यूपी, यानी कि अगर देखा जाए तो यूपी का कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है यूपी का।
तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि 67% है, तो एवरेज ओवरऑल तो बहुत कम है, लेकिन तो इसलिए सारी चीज़ें आपको फोकस करना कि स्पेशली यूपी में इतना कम क्यों है। यहाँ पर देखा जाए तो केरला, महाराष्ट्र, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको स्पेशली यहाँ पर फोकस करना। कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि ओवर बर्डन पॉपुलेशंस है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें तो एजुकेशन लो होने का या पॉवर्टी एक दूसरे का पूरे जो है इंटरडिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से आपको करेंगे कि सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट कैसे, यानी कि अगर पॉवर्टी का इसमें पूछता है कि इंडिया यानी यूपी में पॉवर्टी कम क्यों है, तो उसमें बता सकते हैं कि एजुकेशन बहुत लो है, हेल्थ इशूज़ भी रहता है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, यानी पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, हेल्थ इशूज़ यानी है बहुत ज़्यादा भी, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसके साथ बात करें तो ओवर पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज नहीं है, ये सारी चीज़ें बात कर लिया। और जो है उसके बाद यहाँ कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो उसे इंडस्ट्री यानी मिसिंग आउट इंडस्ट्रीज़, यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ में इसकी डिमांड है वो एजुकेशन नहीं मिलती, यानी बिल्कुल जो है उसका जो एजुकेशन यानी बहुत ज़्यादा पुराना है। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। सेम उसी तरीके से एजुकेशन कम ही क्यों है, तो उसमें बता देंगे पॉवर्टी है, हेल्थ इशूज़ भी है, उसके साथ साथ जो है यानी टीचर यानी कि क्या कह सकते हैं कि वो टीचर की अवेलेबिलिटी कम है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे, उसमें कवर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम उसके साथ बात करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाए आपको समझने में, ताकि आप ईज़िली समझ करके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बात कर ली। अब हम बात करें आगे, तो डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, यानी यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या-क्या है इंडिया में ओवरऑल। तो इसमें बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें। अब आगे हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स ऑफ यूपी, यानी कि यूपी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो स्पेशली यानी नेशनल लेवल का आप पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ आपको यूपी रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट पीसेस दे रहे हैं, तो इसे मैंने आपको बताया कि प्री में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस में भी, यानी जीएस पेपर 1, 2, 3 सब में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ इसमें भी पूछा जाता है। तो आपको फोकस करना है जो करंट में क्या क्या इशूज़ हैं, क्या सारी चीज़ें, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है तो वो सारी चीज़ें, या कुछ चीज़ें नई एमओयू साइन हुआ है, या करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, या फिर कुछ भी हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम बात कर ले वेलफेयर स्कीम पे, कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को सही करने के लिए वेलफेयर स्कीम भी तो लाती है, तो उससे रिलेटेड आपको देखना है कि यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम ले आती है, जैसे कि इसमें है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन, अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश, यानी कि इसमें गवर्नमेंट यानी स्पेशली यूपी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम ला रही है उसको देखना ही है, उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ले आती है उसका इम्पैक्ट भी देखना है कि कितने है इफेक्टिव है इंडिया यूपी में, कितनी नहीं है, सारी चीज़ें, और उन स्कीम को जो है क्या क्या चैलेंजेस हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं। उसके साथ हम बात कर ले एनजीओज़। हाँ, यूपी में एनजीओ बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसे पिछले लास्ट ईयर ही क्वेश्चन एनजीओज़ पे आया था। तो उसमें एनजीओ का यानी कंट्रीब्यूशन उसमें पूछा गया था कि एनजीओ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन कितना है यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ था। तो आपको स्पेशली एनजीओ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यानी फोकस तो सारे टॉपिक्स पे करना है, आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। सिलेबस का एक इतने बड़े पॉइंट से लेकर इतना बड़ा पॉइंट सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये है कि हर चीज़ें एक बार में नहीं कवर होती है, और हर चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते, मतलब याद नहीं कर सकते, लेकिन कवर कर सकते हैं ओवरऑल। इतना थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर सपोज दैट सडनली आप एग्ज़ाम पेपर में आ जाए जो है क्वेश्चन, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ वर्ड्स लिख लें ताकि वो क्वेश्चन छूटने ना पाए, समझ रहे हैं ना। अगर आप सारे क्वेश्चंस लिख कर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो एनजीओस में बात कर लेते हैं। तो एनजीओस के से रिलेटेड यानी सबसे पहले तो आपको देख लेना है एनजीओस कितने, अप्रॉक्सीमेटली 12-13 एनजीओस तो रजिस्टर्ड है। उसके बाद बहुत सारे जो हैं और भी जो छोटे छोटे एनजीओस हैं, लेकिन 12 से 14 अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 ये रजिस्टर्ड एनजीओस हैं, यानी इनका वर्क भी बहुत अच्छा है। जैसे गुड़िया इंडिया आपने सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एनजीओ की और थोड़ा सा बात कर ले तो उनके इशूज़ क्या क्या हैं, यानी एनजीओज बहुत ज़्यादा इशूज़ भी तो फेस करते हैं, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड, या फिर उसमें जो है जेंडर बेस्ड जो कि डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें, सारी चीज़ें ओवरऑल। और उसके बाद बात कर लें तो कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन में मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन आया ही था।
इम्पैक्ट ऑफ द एनजीओज इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, यानी कि कुछ चीज़ें नेगेटिव ही तो पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें यानी पॉजिटिव, यानी कि हर चीज़ों का एक प्रॉस एंड कॉन्स होता है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। उसके साथ हम बात कर लें नेक्स्ट पे, तो टूरिज़्म, हाँ यूपी में टूरिज़्म भी अप्रॉक्स सेकेंड नंबर पे आता है। तमिलनाडु के बाद यूपी में सबसे ज़्यादा वो आते हैं, यानी कि फॉरेनर भी आते हैं, और इंटरनल बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है। इसका रीज़न ये है कि उसमें रिलीजियस प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सब चीज़ों से इको टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए टूरिज़्म सेक्टर भी काफ़ी डेवलप्ड है यूपी में। तो वहाँ से यानी कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ यूपी में यानी कि इंटरनल यानी जो इंडियन भी बहुत ज़्यादा आते हैं ओवरऑल पूरे इंडिया से। तो जैसे कि यहाँ कर देखेंगे टूरिज़्म सेक्टर में, तो यहाँ पर यानी कि कुछ प्लेसेस की बात कर ले, जैसे कि अयोध्या रिसेंटली अभी जो मंदिर बनी है राम जन्मभूमि, और उससे पहले भी अयोध्या फेमस है। तो उसके साथ बात कर ले मथुरा की, और उसके साथ साथ बात कर ले यहाँ प्रयागराज में बहुत ज़्यादा आते हैं, वाराणसी में आते हैं। ये सारी चीज़ें यानी टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट करते हैं। उसके बाद आपने देखा जो 7th वो है वंडर्ड, तो देखा जाए तो ताजमहल है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिक चीज़ें हैं भी हैं यूपी में, जिसकी वजह से टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और बहुत और जैन से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से अभी टूरिज़्म जो तो है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस तो आपको देखना ही है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके साथ साथ जो है यहाँ बात करें इशूज़ क्या क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट ऑफ फॉर टूरिज़्म डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर यूपी में कुछ चीज़ें तो अपडेट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए क्या क्या इशूज़ हैं, उसके साथ साथ डेवलपमेंट में क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कितना डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ों पर आपको ओवरऑल देखना है। अब नेक्स्ट पे हम बात कर ले इनोवेशन इन यूपी, यानी कि यूपी में इनोवेशन भी हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जब से बदली थोड़ा सा चीज़ें आपने देखी, बहुत चीज़ें सुधर गई हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर भी देख लीजिए यूपी में बहुत अच्छा हो गया है। देन दैट आप पहले जैसे था कि करप्शन बहुत ज़्यादा था, ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, तो लॉ ऑर्डर भी मेंटेन है। उसके साथ इनोवेशन कितना हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ कितनी लग रही, सारी चीज़ें। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एम्फेसिस ऑन द इनोवेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, यानी डिफरेंट फील्ड में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा इनोवेशन का। उसके साथ बात कर ले तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सोसाइटी में, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको देखनी है। तो इस तरीके से हमने जीएस पेपर 5 की बात कर ली। अब जीएस पेपर जो है 6 की बात करते हैं। तो 6 पे हम बात करते हैं, तो 6 पे चलें तो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, यानी कि मैंने बताया था ना कि उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है इसमें आपको पढ़ना है जियोग्राफी, साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ बात कर लेते हैं जियोग्राफी। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इस पे पढ़ने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कि ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि यूपी की इकोनॉमी पे फोकस करना है कि कैसी है, कितनी किस नंबर पे आती है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बात कर रहे हैं तो फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो आप इकोनॉमी के फीचर्स पे बात करना है आपको। स्टेट बजट कैसे आता है, क्या आता है, कितना बड़ा आता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ओवरऑल देखनी है। स्टेट बजट तो ईयरली आता ही है 1 फरवरी को, तो आपको ओवरऑल फोकस उस पर करना ही है, यानी कि उसमें प्री से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस तो आता ही है। इसमें जैसे कि पूछा गया था लास्ट टाइम में ही कि 25-26 के बजट में कितने वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इस तरीके से उसमें आता रहता है। तो ओवरऑल उसके साथ साथ आपको डाटा कोड करने के लिए भी मिलता है, तो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलप नहीं है, क्यों डेवलप नहीं है, सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल रिसोर्स, यानी यूपी में जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके साथ हम बात कर ले नेक्स्ट है तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन यूपी, यानी कि यूपी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उसका ट्रेड कॉमर्स भी बढ़ रहा है, यूपी का एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा वो है कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ देख सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यूपी का। तो उसमें देखेंगे ओवरव्यू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन यूपी, यानी कि यूपी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई नई लग रही हैं, उसमें आपको ओवरव्यू यानी पूरा ओवरऑल देखना है। यानी कि क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि 125 से या 200 वर्ड्स आ जाते हैं इतने, तो आपको इतना आना चाहिए कि इतने वर्ड्स आप लिख सकें, समझ रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा अगर डीपली नहीं जाते तो कोई नहीं, लेकिन आपको इतनी सारी चीज़ें पता हो कि 200 वर्ड्स उसमें मैक्सिमम लिख सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली।
अब उसके साथ साथ हम थोड़ा सा बात करें कि यूपी गवर्नमेंट की स्कीम जो यानी गवर्नमेंट टाइमली जो स्कीम्स आती रहती है वेलफेयर के लिए, यानी कि लॉ, कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो कभी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, कभी वीमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टाइमली लाते रहती है। तो उस पर आपको फोकस करना है। प्लान डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी पीपल के जो वेलफेयर के लिए जो भी वर्क करती है उस पर फोकस करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे हैं, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम ला रही, सारी चीज़ें। उसके बाद बात कर ले तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट लाती है, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल फोकस करनी है। नेक्स्ट में हम चलें तो इन्वेस्टमेंट इन यूपी, यानी कि गवर्नमेंट भी बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही है, उसके साथ साथ यहाँ प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जो ट्रिपल पी मॉडल आपने सुना ही होगा ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, तो इसके थ्रू कितना ज़्यादा वो हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ओवरऑल देखना है। तो जैसे इशूज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, यानी इन सबका जो है गवर्नमेंट के और जो स्टेट के डेवलपमेंट में कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल फोकस करनी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं तो आगे हम, ये तो डबल हो गया है, एक मिनट इसको छोड़िए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक मिनट, तो यहाँ बात करें तो पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की जो आप पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स से, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये होती है बैंक की, यानी आरबीआई की, और जो ये होती है फिस्कल पॉलिसी होती है, ये गवर्नमेंट की होती है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट यानी कि डेवलपमेंट के लिए बैंक क्या क्या करती है, यानी कि इन्फ्लेशन को घटाने बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ करती है। बैंक जो भी इनिशिएटिव लेती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर लेती है। और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी गवर्नमेंट कौन कौन से इशूज़ लेती है, वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट यानी उसके देश के देश से कह सकते हैं, स्टेट या नेशन को जो भी डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है। तो पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी बात कर ले, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म लाती है। कभी होता नहीं कि टैक्स में रिफॉर्म आता है, जैसे कि जीएसटी आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है, तो उसको आपने सुना होगा। एक तरीके से टैक्स में रिफॉर्म करके सभी इंडेक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको एक में कंसोलिडेट कर दिया गया है। तो उसके बाद हम बात कर ले तो यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, यानी आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसी के को देख करके यानी गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इसे जो है प्रमोट किया है, उन्होंने भी पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है, ODOP। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट होगा जिसको बहुत ज़्यादा एक वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाएगा। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट का एक इक्वल डेवलपमेंट हो जाएगा, जो है जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो एक तरीके से कम हो जाएगी। आपने देखा क्योंकि यूपी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई, पूरे ओवरऑल यूपी को आप देखेंगे तो एक तरफ से बहुत डेवलप्ड स्टेट है ऐसे करके, यानी कि नोएडा वाला एरिया था जो है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके बाद यहाँ जो जैसे जैसे इधर आएंगे बलिया वलिया वगैरह बहुत ज़्यादा, तो वहाँ आप देखेंगे, सॉरी एक मिनट ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा मेरी आर्ट अच्छी है तो आप मैनेज कर लीजिए। तो ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, आपने देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। उसके साथ यहाँ पर ये फ्लड वाला रीजन है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। ये वाले रीजन में देखो ड्रॉट पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखेंगे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यानी ये सारी स्टेट जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है वो CM ऑफ यूपी ने लॉन्च की है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही और एक तरीके से आप देखेंगे तो रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगी और यहाँ पर बैलेंस डेवलपमेंट मेंटेन करेगी। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा बात कर ले रिन्यूएबल एनर्जी पे और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी यूपी में क्या क्या है। तो यूपी में बात कर ले तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डैम वैम तो छोटे बने ही हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि जो है उसके साथ जहाँ बहुत ज़्यादा धूप यानी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा क्राइसिस हैं, आप मानसूनल भी देख सकते हैं। तो इसलिए लेकिन ये है कि यूपी अपने लिए डेवलप कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन है, तो उन सबको आपको देखना है ओवरऑल।
रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और जैसा कि मैंने भी सुना था, आप शायद आपने भी सुना होगा कि सीएम ने डिक्लेयर किया है कि 2020 तक जितने भी गवर्नमेंटेड जो व्हीकल्स होंगे उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखना है। उसके बाद आप डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन पे आपको फोकस करना है। तो डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन पे आप देखेंगे तो जो है, एक मिनट, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी कि शायद 5th नंबर पे आता है, ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। यहाँ पे देखेंगे तो जो है उस अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल नहीं है। अर्निंग रिसोर्सेज भी अब थोड़ा बढ़ रहे हैं पहले से ज़्यादा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी की। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है पॉपुलेशन स्टैटिक्स, सेंसस डिटेल ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी कि आपको सेंसस भी पढ़ना होगा, क्योंकि सेंसस पॉलिसी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज पे। तो वो सारी चीज़ें देखनी है। और सेंसस नया आने वाला है, 2026 में होगा जो है सेंसस फिर से। तो आपको स्पेशली इसको फोकस करना है, क्योंकि आपको एक बार अगर सेंसस कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 ईयर के लिए ये हो जाता है, यानी कि ये एनुअली 10 ईयर पे होता है, सॉरी 1 डिकेड में होता है। तो इसलिए अगर एक दो तीन अटैम्प्ट अगर देते हैं जो भी है, अगर वो एक अटैम्प्ट नहीं हो क्वालिफाइड, तो 2-3 अटैम्प्ट के लिए 2-3 अटैम्प्ट तो मिनिमम देते ही हैं। तो उसमें होता है क्या कि आप एक बार अगर सेंसस याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो उसको आपको बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सेंसस में कोई अपडेट तो होता नहीं है, वो 10 ईयर के लिए हो ही जाता है फिक्स। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का आपको देखना है, डेमोग्राफी, उसके साथ पॉपुलेशन यूपी की, कितने ज़्यादा माइग्रेटेड पर्सन हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देखनी है। कितनी लिटरेसी सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें तो बेस ही हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन। अब देखेंगे यूपी में पहले ज़्यादा इंटेंसिव होती थी क्या कहते हैं, फार्मिंग, यानी कि पहले सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग होती थी। उसका रीज़न था कि यानी कि लोग पहले खाने के लिए ही यहाँ पर सारा प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी कि यहाँ सब चीज़ें, यानी कि अगर देखा जाए फूड ग्रेन से लेकर के जो कैश क्रॉप तक है, यानी कैश क्रॉप यानी कि जो डायरेक्ट पैसे देती है जिनको बेच करके लाया जाता है, जैसे कि यूपी में जूट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें भी होने लगी हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर में। यानी जैसे अब देखा जाए तो एग्रीकल्चर में यहाँ साथ में उसके जो एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट भी वो करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेरिकल्चर करते हैं, अच्छा खासा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूपी में, यानी कि अर्निंग रिसोर्स भी बढ़ाती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 2025 तक, जो कि हो तो नहीं पाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था ज़रूर कि हम 2025 जब फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। तो ये सब इसी का इनिशिएटिव है कि यानी ये सारी चीज़ें लाएंगे। तो जो है, यानी जैसे हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ जो गार्डन फार्मिंग होती है, सारी चीज़ें, ट्रक फार्मिंग जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है कि यानी इसका कैसे किया गया। तो इसमें हम देखें तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन यूपी, यानी कि क्या क्या प्रोडक्शन इसका किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी ओवरऑल। उसके साथ हम बात कर ले तो यूपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि यूपी क्योंकि टाइमली पॉलिसीज़ भी लाते रहता है, तो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ ले आई हैं उस पे हम आपको पढ़ना, डिटेल्स में आपको देखना है, उसका सिग्निफिकेंस भी देखना है। उसके साथ साथ जो अपडेट, यानी कि बताया ना कि आपको फॉरेस्ट पॉलिसी जो अपडेट होती रहती है, उन सारी चीज़ों से भी आपको अपडेट रहना है। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी, यानी कि जो एग्रो बेस्ड सोशल फॉरेस्ट्री होती है, यानी एग्रीकल्चर के साथ 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 जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि पेड़ों का आपने देखा ना कैसे खेत होता है, खेत की साइड में यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है आसानी से वो हो जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ये पेड़ जब बड़े हो जाते हैं इनको बेच करके अर्निंग हो जाती है। तो इस तरीके से जो करते हैं, तो इसका इनिशिएटिव दिया रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनका रोल क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको पता ही होगा ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, एक मिनट, तो इस तरीके से हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे का देख लें, तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड आपको देख करके थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि एग्रीकल्चर से सब चीज़ें की पूछे। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 66% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही है। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए उस तरीके से जीडीपी में तो कम है, लेकिन
एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्टेट में भी देखा जाए 45%, यानी नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 45% का पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन 66 टू 65% पॉपुलेशन इसमें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इसलिए फोकस करना, अब उसमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि यूपी में कितने तरीके से जो जो है डाइवर्सिटीज़ क्या क्या है यूपी एग्रीकल्चर, यानी कि अगर देखेंगे तो यूपी का एरिया जो बहुत बड़ा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि जो यूपी का एरिया बहुत बड़ा है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कुछ एरिया बिल्कुल फ्लड से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ एरिया ड्रॉट इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ एरिया तो ठीक है, यानी कि एलुअल सॉइल पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में, यानी जो गंगा प्लेन है, तो इस तरीके से वेल डेवलप्ड भी है। तो इसलिए जो है डाइवर्सिटी किस तरीके से पाई जाती है, वो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। तो इसमें कह रहा है कि चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड दियर सोल्यूशन स्पेसिफिक इन यूपी, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको देखना है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ उसके सोल्यूशंस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। और उसके साथ साथ हम बात कर ले तो डेवलपमेंटल इंडाइसेस इन यूपी, यानी कि इंडाइसेस क्या कौन कौन से डेवलपमेंटल, यानी नेशनल लेवल पे आप बहुत सारे इंडाइसेस पढ़ते हैं, उसी से जो स्पेशल यूपी रिलेटेड आपको इसमें पढ़ लेनी है। तो की इंडाइसेस रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स इन उत्तर प्रदेश, यानी क्या क्या कौन कौन से इंडाइसेस हैं जो उसको यानी कि ये दिखाते हैं कि इससे यूपी इम्प्रूव हो सकता है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करना है जियोग्राफी इन यूपी, यानी स्पेशली आपको जियोग्राफी पे फोकस करना है, यानी यूपी का मैप कहाँ से कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। जैसे कि ओवरऑल आपने इंडिया का पूरा मैप देखा है ना, इंडिया में पूरा कहाँ किस तरीके से पॉपुलेशन पाई जाती है, कितनी पॉपुलेशन है कहाँ, ये सारी चीज़ें आपने ओवरऑल देखी है, कहाँ किस तरीके से मिट्टी पाई जाती है। तो उसी तरीके से स्पेशली आपको यूपी में भी देख लेना है, हर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड देख लेना है। तो इसमें जैसे क्या क्या पूछ रहा है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन आपको देखना है कि यूपी किस लेटीट्यूड में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। रिलीफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि माउंटेनस रीजन, प्लेन रीजन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ देखना है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इरिगेशन सिस्टम देखना है, मिनरल्स देखना है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम देखना है, यानी रिवर सिस्टम, यानी कौन कौन सी रिवर पाई जाती है, कितने एरिया को कवर करती हैं। और उसके साथ वेजिटेशंस भी देखना है कि कौन कौन से तरीके से, यानी फॉरेस्ट पेड़ जो है ट्रीज पाई जाती है, सारी चीज़ें ओवरऑल आपको देखनी है। अब हम आगे बात कर ले तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि आपने ओवरऑल इंडिया का तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। मैप यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भी आपने याद ही किया होगा, आई होप। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी आपको मिलेंगी, यानी जो स्पेशली आपने जो मेनली जैसे दुधवा नेशनल पार्क है तो आपको तो ऑलरेडी याद है, तो उस तरीके से जो है आप उसमें आपने जैसे पढ़ा तो वो स्पेशल यूपी बेस्ड भी आपको थोड़ा सा स्पेशली देखना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ओवरऑल अपने पूरे होल इंडिया के तो पर याद नहीं कर रखी है, कुछ स्पेशली होंगे तो उनको याद कर रखा है, लेकिन यूपी के आपको थोड़ा सा याद भी कर लेना, उसके कुछ फीचर्स भी देख लेने हैं। जिसमें कह रहा है कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट विद इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं उनको आपको देखना है, जैसे वेटलैंड्स हो गए और ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देखनी है। उसके फीचर्स देख लेना है, सिग्निफिकेंस देख लेना है, कौन कौन से उसमें वो क्या कहते हैं फौना और फ्लोरा है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको देखनी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो ओवरव्यू उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, रेलवे, ये सारी चीज़ें, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखनी है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि स्टेट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यानी कि जैसे कि इंडिया रिलेटेड आप देखते हैं मेनली, यहाँ यूपी रिलेटेड आपको देखना है, लेकिन सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि जैसे इंडिया में है तो जो आपको मेनली इंपॉर्टेंट होता है, जो मेजर होता है आप उसको पढ़ते हैं, इसी तरीके से यूपी में भी है जो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बात की। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोल्यूशन प्रॉब्लम भी है, यानी कि पोल्यूशन इशूज़ तो ओवरऑल इंडिया का इशू है, ये पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, तो यहाँ भी देखना है। तो पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इशूज़ इन यूपी, तो इसमें देख लेना है कि पॉल्यूशन चैलेंजेस, यानी कि पॉल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, पॉल्यूशन सही क्यों नहीं हो रहा, यानी कम क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। इन्वायरमेंटल इशूज़, यानी इससे क्या क्या इशूज़ हो जाते हैं। उसके साथ बात कर ले तो रोल ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो यानी कि CBD आपने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपने पढ़ा है, उसी तरीके से स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपको पढ़ना है, उसका रोल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स ऑफ यूपी,
नेचुरल रिसोर्सेज यानी यूपी में कौन कौन से हैं, जैसे कि जो है सॉइल कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी, एयर, उसके साथ हम बात कर ले फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देखनी है कंप्लीटली। तो उसके साथ हम बात कर ले थोड़ा सा, यानी नेचुरल रिसोर्स जैसे कि ओवरऑल आपने इंडिया में देखा है कि कहाँ का एनर्जी रिसोर्स है, नेचुरल एनर्जी पाई जाती है, कहाँ से माउंटेन का क्या इंपॉर्टेंस है, सारे नेचुरल रिसोर्स उसी तरीके से इंडिया में, सॉरी यूपी में। तो यूपी में मेनली माउंटेन तो पाया नहीं जाता है, कुछ हिली रीजन्स हैं जैसे इधर विंध्यन रीजन में है या हिमालयन रीजन में थोड़ा सा है, तो उसको आपको देखना है। तो इस तरीके से अब आगे हम बात कर ले तो क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि इसमें है तो इशूज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड एडवांसमेंट इन वेदर फॉरकास्टिंग। उत्तर प्रदेश यानी कि उन सब चीज़ों के लिए जो वार्निंग सिस्टम लगाया जाता है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, यानी क्या क्या सिस्टम अभी तक डेवलपमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट में बात कर ले तो हैबिटाट एंड इकोसिस्टम में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर फंक्शन, एक मिनट सॉरी स्ट्रक्चर फंक्शन एडजस्टमेंट फ्लोरा एंड फौना विद रेफरेंस ऑफ द यूपी, यानी कि ओवरऑल आपने पढ़ा है इकोलॉजी में, उसमें जो जीएस पेपर 1 में, सॉरी जीएस पेपर 3 में जो इकोलॉजी आता है वो मेनली फोकस प्रीलिम्स के लिए किया जाता है, लेकिन मेंस में भी आता है कुछ क्वेश्चंस, तो उसी तरीके से इसे स्पेशली आपको यूपी रिलेटेड पढ़ लेना है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इशूज़ एडवांसमेंट स्टेट स्पेसिफिक एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूपी का कौन कौन से एफर्ट्स हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको पढ़नी है। नेक्स्ट ये है कि एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, ये सारी चीज़ जितने यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, यानी कि अंगूर की खेती हो गई, रेशम की खेती हो गई, फ्लावर्स की खेती हो गई, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको पढ़नी है। जैसे उसमें भी आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था विटीकल्चर के ऊपर कि गवर्नमेंट की क्या क्या, यानी कि इसमें क्या क्या इशूज़ हैं, यानी यूपी में विटीकल्चर करने के लिए, और गवर्नमेंट के क्या क्या इशूज़ हैं, सॉरी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आया था विटीकल्चर पे। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी आता है, सभी जो आते टॉपिक्स आपको कवर करना है ओवरऑल। अब नेक्स्ट में हम इसमें बात कर ले कि इम्पैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी, यानी कि इसमें स्पेसिफिक यही दिया गया है, लेकिन सारी आपको ओवरऑल इन सब चीज़ों से पढ़ना है कि इसमें इसके इशूज़ क्या क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इन सबको प्रमोट करने में। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। लास्ट एक टॉपिक बचा पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। आपने जीएस पेपर 3 के लिए आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें आप ये PPP मॉडल जरूर पढ़ेंगे, तो उसे आपको स्पेसिफिक यूपी रिलेटेड पढ़ लेना है बस, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, आपको स्पेसिफिक यूपी रिलेटेड पढ़ लेना है कि यूपी में कितना इसका ये PPP जो है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने लोग चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या करे, सारी चीज़ें ओवरऑल। तो आई होप आपको ये जो है अच्छा लगा होगा एनालिसिस, क्योंकि जो है आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि लोगों को लगता है ना अगर मैं जो है पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अगर मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। आपने क्योंकि ये सुना होगा सारी चीज़ें, तो ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने ज़्यादा लाइट होकर के पढ़ सकते हैं उतना होंगे, क्योंकि अगर लाइट होकर के पढ़ते तो आपको खुश रहते हैं, तो जब खुश रह के पढ़ते तो आप हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल लाइटली होना है, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना है, हाँ, जिससे आप अपने गोल को अचीव करें। यानी कि आपको फोकस करना है, मेनली फोकस करना है। इसे 4 एरोज हैं, तो यानी सबका फोकस एक ही जगह है कि हमको यही करना है बस। सॉरी एक मिनट। तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेसफुल होने से होता है, स्ट्रेसफुल नहीं होना है, आपको स्ट्रेसलेस रहना है, बिल्कुल लाइटली लेना है, यानी कि पढ़ना है इसके लिए सीरियस होना है, डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि इंटीग्रिटी के साथ आपको पढ़ाई करना है, लेकिन उसको स्ट्रेस में लेकर के नहीं, आपको इजली ओवरऑल पूरे सिलेबस को अच्छे से यानी अपने मन से भी आपको एनालिसिस करना है। यही नहीं कि अगर कोई करवा दे तो यूट्यूब से देख करके नहीं, सेल्फ भी आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हैं। उसके साथ साथ PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको PYQs पे फोकस करना है, यानी कि PYQs जबकि जो स्टार्टिंग में अगर करते हैं तो प्रिपरेशन के साथ साथ PYQs आपको ज़रूर करना है, चाहे वो मेंस का हो चाहे उससे प्री रिलेटेड हो, जो भी है आपको ओवरऑल करते रहना, ताकि आपको पता चलते रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे आते हैं, सारी चीज़ें ये हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबका जो है एनालिसिस करेंगे इसी चैनल पे, तो आप मिलिएगा। और जैसा जानते हैं कि हमारे NCERT की सीरीज़ चल रही है तो इसी चैनल पे, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं।
और उसमें मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, उसके साथ साथ बहुत इजी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से उसे बिल्कुल क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, उसे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो आपको समझने में भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पढ़ते रहिए, हंसिए मुस्कुराइए, उसके स्वस्थ रहिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो उसके बाद आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे समझ सकें ना, जो बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल एक टैबू टाइप्स, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके लिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो थैंक यू, सी यू।